80-90% इंजीनियरिंग सर्विस में नहीं जाके या अपने कोर एरिया में काम नहीं करना चाहते हैं और सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी स्तर पर। ऐसी मानसिकता क्यों विकसित हो रही है देश में? क्या आपके यहाँ जेल में मेंटल हेल्थ के लिए एंड वेलनेस के लिए जेल इनमेट्स के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हैं? नेपाल और इंडिया दोनों ही क्लेम करते हैं बुद्धिज़्म की लीगेसी को। किसका क्लेम ज़्यादा सही है, नेपाल का या भारत का? वेलकम सर। यस, कम इन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठ जाएं। थैंक यू सर। अपना संक्षिप्त परिचय दें हमें। सर, मेरा नाम ऋषि राज राय है। मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ। मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक की हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैं इन्फोसिस में जॉब किया। उसके बाद रेवेन्यू लेखपाल रहा लगभग 4-5 साल, और अभी मैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल में डिप्टी जेलर हूँ। ऋषि, ये बताइए हमें, प्रायः देख रहे हैं आजकल कि 80-90% इंजीनियरिंग सर्विस में नहीं जाके या अपने कोर एरिया में काम नहीं करना चाहते हैं और सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी स्तर पर। ऐसी मानसिकता क्यों विकसित हो रही है देश में? सर, जहाँ तक बात है कि सिविल सर्विसेज या किसी अदर सर्विसेज में ट्राई करने के लिए ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों को सभी फील्ड्स में आमतौर पे एक प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। तो कभी कभी जिसको बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं है कि हम अपनी कोर फील्ड में ना जा करके एक डाइवर्स सिविल जॉब में परफॉर्म करें, तो उनको करने के लिए कोई समस्या नहीं है। समस्या नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ ये मानसिकता क्यों आ रही है जो आज से 30 साल पहले नहीं थी, वो आज क्यों आ रही है ये मानसिकता? सर, पहले ऐसा ये था कि जो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में थी, और बीच का एक समय ऐसा आया जिसमें प्राइवेट जॉब्स को लेकर के जॉब सिक्योरिटी की समस्या को दिखाई दे रही थी। अब जो गवर्नमेंट जॉब या इस तरह की जॉब्स हैं, इनमें जॉब सिक्योरिटी भी है, प्लस प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिल रहा है, इसलिए कैंडिडेट्स इस तरफ को मूव कर रहे हैं। आप ऑलरेडी जेलर के पद पर काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी ने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डीजीज एंड आईजीज हुआ था। उन्होंने जेल रिफॉर्म्स पर कुछ ठोस उन्होंने सुझाव दिए थे। क्या आपको पता है क्या सुझाव थे और साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? सॉरी सर, वो मैं शायद देख नहीं पाए आप, कोई बात नहीं है। आप ये बताइए, एक देश में पहले जो प्रिजन जेल का जो एक अवधारणा थी जेल के लिए, ये प्यूनिटिव होना चाहिए। प्यूनिटिव मतलब इसको जो भी जेल में हैं वो सजायाफ्ता है, इसलिए उनको सज़ा जो दिया गया है अकॉर्डिंगली उनको रखा जाए। आज जो आ रहा है आपका करेक्शन की बात आ रही है, रिफॉर्मेशन की बात आ रही है। इस दोनों को आप आज के परिप्रेक्ष्य में, चूँकि आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये रिफॉर्मेशन और करेक्शन की बात आ रही है जेल में, या सिर्फ ये कागजों पर है ये बात? नहीं सर, अब चीज़ें करेक्शन के ऊपर और रिहैब के ऊपर ज़्यादा आने लग गई हैं। जेल में भी हम अब सज़ा देने के बजाय बंदियों को सुधारने पे, उनके लिए कुछ स्किल्स प्रोग्राम चलाने में, उनकी शिक्षा को बेहतर करने के लिए इस तरह के कई बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं। इवन अब बहुत सारी लगभग जेलों में कोऑपरेटिव्स के फॉर्म में कई इंडस्ट्रीज़ भी काम कर रही हैं, जैसे वुड इंडस्ट्री भी काम कर रही है, अगरबत्ती बनाने का, दरी बनाने का, इस तरह के बहुत से काम किए जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि बंदियों में या जो बंदी हैं उनमें एक स्किल सीखने की, और प्लस बाहर जाकर के फिर से अपने आप को समाज की मुख्य धारा में लेके आने की एक जागरूकता आ रही है। तो मुझे लगता है कि अब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है। जैसे कि पहले हम पिक्चरों में देखा करते थे, बॉलीवुड में या किसी और में भी, कि उनमें बहुत ज़्यादा केवल मार पीट करके या दंड की ही चीज़ें दिखाई देती थी। ऐसा नहीं है सर, अब बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं। एक NCRB का एक रिपोर्ट आया है हाल फिलहाल में, जिसने बताया है कि भारत में करीब 4.25 करोड़ केसेस ऐसे हैं जहाँ की जेल में बंदी हैं जेल में, और उनकी सुनवाई फाइनलिटी नहीं हो रही है। ये तो बड़ी ही दुखद स्थिति है। इस स्थिति से कैसे बाहर आया जा सकता है? सर, भारत में लगभग 1368 जेलें हैं, और जिसमें से अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 90% जो है केसेस जो हैं अभी अंडर ट्रायल वाले चल रहे हैं,
और 10% ही जो बंदी हैं उनकी सज़ा हो चुकी है। इनके लिए हमें जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम में ही सुधार किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहले पुलिस, फिर प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी के बाद जेल का नंबर आता है। तो पुलिस को भी यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी हम पुलिस अपने लेवल पे रिसर्च कर रही है या फिर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें भी तेज़ी लेके आए, प्रोसिक्यूशन भी अपने कामों में बेहतर करे। और हालांकि जो जुडिशियल लेवल पे काम हो रहा है, जुडिशियल सिस्टम में कैसे रिफॉर्म ला सकते हैं आप? जहाँ की 4 करोड़ 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, कैसे रिफॉर्म ला सकते हैं आप? सर यहाँ पे इस तरह से ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है कि अब बहुत ज़्यादा मतलब या तो ऐसे केसेस जिनमें बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं है, इसमें आप बेल ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड कराए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाए, इस तरह के कई मतलब वो हैं। एक प्रिजन रिफॉर्म्स पर एक अमिताभ राय कमेटी रिपोर्ट आई थी, उसके मुख्य सुझाव क्या थे? सर उसमें 4 पॉइंट पे ज़्यादा फोकस किया गया था, जिसमें कि एक तो जेल एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में था, मेन पार्ट सेक्शन ए पे जेल एडमिनिस्ट्रेशन पे था, और सेक्शन बी में जो बंदी हैं उनको क्या एमिनिटीज़ दी जा रही हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं, इसके ऊपर था। जेल एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में जो बात हो रही थी उसमें यह था कि अब आप ज़्यादा से ज़्यादा बंदियों में स्किल्स डेवलप करने के वो कराएं, और प्लस हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, मतलब पेपर वर्क जितना हो रहा है, हमारा जुडिशियल सिस्टम से हमारा अटैचमेंट और पुलिस से हमारा अटैचमेंट है, इसको डायरेक्ट किए जाने की जरूरत है कि हमारे जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है रेगुलर होता रहे। दूसरी तरफ जब बंदियों को जो सुविधाएं दी जाने की हैं, तो उसमें उनके स्किल्स के ऊपर, उनके भोजन, उनकी साफ सफाई, सही कपड़े, और उनको अगर सही समय पे पुलिस गार्ड नहीं आ पा रही है कोर्ट लेके जाने के लिए, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कराए जाने पे ध्यान दिया गया। ठीक, धन्यवाद। ऋषि राज, ऋषि क्या राज कर सकता है, या ऋषि जब होते हैं तो राज करने की जो उनकी इच्छाएं होती हैं वो उसे त्याग देते हैं? मैम ऋषि राज कर सकता है। हमारे यूपी के सीएम को भी एक तरह से एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देख सकते हैं, और सिर्फ ऋषि और राज को इस फॉर्म में नहीं देखने की जरूरत है कि जो ऋषि है वही राज करेगा। ऋषि एक नाम हो सकता है जो राज करे, तो मुझे लगता है कि हो सकता है। ठीक है, ओके। मुझे कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन के स्कीम्स बताइए जो कि विमेन एम्पावरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि बिना विमेन एम्पावरमेंट और विमेन एजेंसी की जब हम बात करते हैं तो बिना फाइनेंशियल इंक्लूजन के इट्स ऑल फार्स। तो व्हाट आर दोज स्कीम्स व्हिच इज एक्चुअली लीडिंग टू विमेन एम्पावरमेंट? अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए मैं इसको ऐसे बोलती हूँ कि मैं आपके यूपी में आके इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो महिला के लिए इन्वेस्टमेंट है ना, आप कैसे प्रोजेक्ट करेंगे यूपी एज एन स्टेट को कि यस यू प्लीज़ कम और हमारे यहाँ आइए, इन्वेस्ट करिए? क्या क्या प्रोविजंस हैं एज अ वुमेन इन्वेस्टर के लिए जो आप मुझे बोल सकते हैं कि आपके लिए फ्रेंडली रहेगा? यूपी इज़ अ फ्रेंडली स्टेट फॉर इन्वेस्टमेंट। सॉरी मैम, क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं बोल रही हूँ, मैं अगर आपके यहाँ यूपी में आके इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो एक महिला के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि हाँ ये सारे मेरे यहाँ बेनिफिट्स हैं, आप आइए और हमारे स्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे किसी भी सेक्टर में? मैम मुझे लगता है कि किसी विमेन को प्रमोट, विमेन एम्पावरमेंट के लिए या फिर ऐसे किसी भी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए विमेन सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कदम होना चाहिए। ठीक है, तो एक सिक्योरिटी हो गया। दूसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के उनको मतलब जैम ट्रिनिटी के साथ जोड़ा जाए, जिससे कि और कोऑपरेटिव्स के साथ जोड़ सकते हैं, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ जोड़ सकते हैं। इस तरह से अगर देखते हैं तो अगर विमेन को ऐसे ग्रुप्स जो कि खुद किसी फाइनेंशियल या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको जोड़ते हुए देखते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर महिलाओं के लिए सशक्तिकरण को लेकर के आगे। अच्छा, ठीक है, ओके। क्या आपके यहाँ जेल में मेंटल हेल्थ के लिए एंड वेलनेस के लिए जेल इनमेट्स के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, या ऐसा कुछ है ही नहीं? प्रैक्टिकल मतलब बता रहे हैं तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है। ये हमारे डिपार्टमेंट की या फिर कहिए तो हमारी सरकार की एक कमी हो सकती है कि जहाँ पे लगभग हर जेल में
ओवर क्राउडेड जेल चल रही हैं, जो कि 3000 की जहाँ पे स्ट्रेंथ है वहाँ पे 4500 बंदी बंद हैं, या 1600 की स्ट्रेंथ है वहाँ पे 3000 बंदी बंद हैं। ऐसी जगह पे मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आमतौर पे जो डॉक्टर्स हैं वो तो अपॉइंट होते हैं, लेकिन वो एक सिंपल अपना बाकी काम कर रहे होते हैं। मेंटल हेल्थ पे गवर्नमेंट अभी हम जेल जो पर्सनल्स हैं इन्हीं के ऊपर फोकस रहती है कि आप ही इनसे बातें करो, आप ही इनकी समस्याओं को सुनो। मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं जितना खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता भी हूँ। अच्छा, ठीक है। अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर गैप रिपोर्ट है ना, कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमी। हाँ, तो वर्ल्ड अभी ये न्यूज़ में है, क्यों है? क्या इसमें चेंज लाया गया है जो कि भारत के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा? सॉरी सर, मैम। अच्छा, जेंडर बजटिंग क्या होता है, कोई आइडिया आपको? मैम, कुछ गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को स्पेशली विमेन के लिए चलाती है, जिसके लिए एक प्रॉपर बजट एलोकेट होता है। इसी को जेंडर बजटिंग के ऊपर देखा जाता है। कुशीनगर से हैं आप, जी। है ना? तो अगर मैं स्पेसिफिकली वहाँ से बात करूँ तो मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस क्या होता है, और आप क्या वहाँ पे कुछ ऐसा है जिसको आप डिजिग्नेट कर सकते हैं कि हाँ ये मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है? मैम, मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में ऐसी चीज़ों को पे फोकस किया जाता है जो कि हमारे किसी कल्चरल पॉइंट को फोकस करते हैं। जैसे हमारा कुशीनगर वो महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। यहाँ पे जैन तिब्बतन टेम्पल भी है, थाई टेम्पल भी है, श्रीलंका टेम्पल, चाइनीज जापानीज टेम्पल भी है। ये एक छोटे से एरिया में ही फोकस्ड है। यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। मुझे लगता है कि अगर इन दोनों को आपस में मिलाते हुए, और बगल में ही हमारे पास लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे गोरखपुर एक बड़ी बिग सिटी के रूप में दिखाई देता है। इस पूरे एरिया पे टूरिज्म को और इसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस को पे ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस एरिया में डेवलपमेंट भी किया जा सकता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। वन नेशन वन प्रोडक्ट के रूप में जो हमारा कुशीनगर में केले के पत्ते से जो क्राफ्ट बनता है, इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किए जाने की ज़रूरत है। अगर अभी भी जो लगभग कुशीनगर पे टूरिस्ट आते हैं, उनकी संख्या लगभग 10,000 ही दिखाई देती है। अगर हम इसको भी इसमें प्रमोट करते हैं, बाकी चीज़ों को आपस में लिंक करते हुए एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के फॉर्म में लॉन्च करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको काफ़ी आगे तक बढ़ाया जा सकता है और रेवेन्यू भी बढ़ने की पूरी संभावना है। जो हमारे यहाँ वेटलैंड्स बहुत ही ज़्यादा श्रिंक कर रहे हैं, हो रहे हैं, तो ऐसे में रामसार वेटलैंड वगैरह कन्वेंशंस जो है कहीं ना कहीं रेलेवेंस अपने खोते हुए नज़र आते हैं। तो आप वेटलैंड्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? मैम, वेटलैंड कंजर्वेशन पे 3 बातों पे ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। पहला, ऐसे गांव के या किसी शहर के आसपास के जितने भी एरिया जहाँ पे झील, नदी, नाले हैं, उनके एक निश्चित दूरी को मार्क कर लेना चाहिए कि इस एरिया में हमें कोई भी डेवलपमेंट वर्क नहीं करना है। पहली बात। दूसरी बात, हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस आपस में जहाँ भी जिस एरिया में हम देख रहे हैं वहाँ पे जितने भी तालाब हैं या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एक नेचुरल एनवायरनमेंट बना हुआ है और उस पर इंक्रोचमेंट होने की स्थिति है, उसको पूरा प्रोटेक्ट किए जाने की ज़रूरत है। और तीसरा, लोलैंड एरिया के ऊपर भी गवर्नमेंट को फोकस करने, लोलैंड एरिया जहाँ पे वेटलैंड की स्थिति है उनको भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा, सरकार जल जीवन मिशन चला रही है ना? ये हमारे शिक्षा प्रणाली में कैसे बदलाव लाएगा, कैसे स्ट्रेंथन करेगा उसको, और क्या इफेक्टिव मेजर्स हमें और आगे नजर आएंगे इसके होने से? मैम, जल जीवन प्रणाली हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आएगी। पूरा मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ। जल जीवन मिशन है क्या? सॉरी मैम, पूरा नहीं आइडिया है मुझको। अच्छा, ठीक है, चलिए। क्रूज गंगा विलास है ना, सरकार वाटरवेज को काफ़ी बढ़ावा दे रही है, एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही है। तो ये शहरीकरण के दौर में जहाँ भागती हुई दुनिया है, वहाँ पे ये वाटरवेज कैसे एक नया अपॉर्चुनिटी हमारे लिए लेके आ रहा है? मैम, एक नई अपॉर्चुनिटी तो है ही। इसमें हमें सिर्फ एक छोटे से लेवल पे छोटा इन्वेस्टमेंट या फिर एक अलग
प्रोग्राम के रूप में नहीं देखने की ज़रूरत है। इससे ये देखने की ज़रूरत है कि अगर हम ऐसी कोई नई नई स्कीम्स लेके आ रहे हैं जिससे आसपास का वाटर मतलब रिवर्स में या वाटरवेज जितने भी हैं इनका प्रोटेक्शन हो रहा है। दूसरी बात है कि टूरिज्म बढ़ रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक पैरेलल इकोनॉमी डेवलप हो रही है इसके साथ साथ। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को और प्रमोट किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे। अभी हाल ही में किरण बेदी जी ने एक बुक निकाला है, लिखा है उन्होंने, जो कि जेल के सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए है। क्या है वो बुक? सॉरी नाम? ठीक है, कोई बात नहीं ऋषि, थैंक यू। ऋषि, मुझे ये बताइए कि सॉफ्ट पावर से क्या समझते हैं? सर, जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है ये हमारी सॉफ्ट पावर है। जैसे कि हम बुद्धिज़्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं या हमारे जैनिज़्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हमारे जितने कल्चरल मेले हैं, जैसे इससे फ़ायदा कैसे मिलता है? जैसे सॉफ्ट पावर को चलिए आप प्रमोट कर रहे हैं, क्या फ़ायदा मिलता है? सर, इसको दो तरह से देखने की ज़रूरत है। एक, हम इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप हैं इनको कैसे प्रमोट कर रहे हैं, या अपने साथ के ऐसे देश जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनको अपने साथ कैसे लेके आ रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान अच्छा, हार्ड पावर से क्या समझते हैं? सर, हम अपने डिफेंस को कैसे सिक्योर कर रहे हार्ड हैं। पावर सिर्फ मिलिट्री है या मिलिट्री के साथ इकोनॉमिक को भी हम हार्ड पावर में समझेंगे? तो सर, मुझे लगता है कि मिलिट्री हमारी हार्ड अच्छा, पावर। ये आप देख लीजिएगा। अभी आपने सॉफ्ट पावर की बात की और कल्चर की बात की, रिलीजन की बात की, और आप यूपी से आते हैं। नेपाल और इंडिया दोनों ही क्लेम करते हैं बुद्धिज़्म की लेगेसी को। किसका क्लेम ज़्यादा सही है, नेपाल का या भारत का? सर, इसको किसी एक की लीगेसी के ऊपर ध्यान देने की मतलब के रूप मतलब में नेपाल हमेशा से ऑब्जेक्ट करता रहा है, जब भी भारत ने क्लेम किया है कि बुद्धिज़्म या बुद्धिज़्म से रिलेटेड कुछ करते हैं, तो नेपाल हमेशा कहता है कि बुद्ध तो हमारे यहाँ से है। सर, तब मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्पेसिफिकली जाते हैं तो इंडिया की बुद्धिज़्म की जो क्लेम है वो ज़्यादा पॉइंटेड दिखाई देता है। कारण ये कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, 10 किलोमीटर दूर कपिलवस्तु है, जो कि कहा जाता है कि सिद्धार्थ नगर से में एक पिपरवा है, वहाँ से स्टार्ट होता, मतलब वहाँ से शुरू होता है। इसके बाद महात्मा बुद्ध का पहला जो उपदेश है वो सारनाथ में है, वो होता है। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में है। मेन उनके जितने कल्चरल हमको पॉइंट दिखाई देते हैं वो भारत में दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ एक जन्म स्थान को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो उसको क्लेम को हम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है? सर, और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि मतलब सबसे इसका जो मूड पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर एक है, सिद्धांत क्या है? पंचशील से काफ़ी इंस्पायर्ड है, लेकिन फिर भी अगर एक बात बोली जाए। सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। आप तो डिप्टी जेलर हैं, मुझे ये बताइए पैरोल और फरलॉ क्या फ़र्क है? सर, फरलो साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स में अभी भी चल रहा है, जिसमें स्टेट के मतलब स्टेट को पावर होती है कि किसी बंदी को जिसने कुछ ऐसी अपनी सजा का कुछ पार्ट ऐसा पूरा कर लिया है और कोई खास ऐसा वजह पड़ती है, जैसे कि शादी हो गई या उसके घर में कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है, तो स्टेट अपनी तरफ से कुछ दिनों के लिए उसको छूट देता है कि वो अपनी घर जा करके इन चीज़ों में शामिल हो जाए। इसके साथ एक कस्टडी भी रहती है। ये फरलो हुआ, जो ये हमारे यूपी में अभी चलन में नहीं है। यूपी में पैरोल की स्थिति आती है। इसमें 2 तरह का पैरोल होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 3 दिन का पैरोल देगा और आगे जो हमारा शासन स्तर से उसको लगभग 28 दिन की पैरोल मिलती है। इसके ज़्यादा की ज़रूरत होती है तो हाई कोर्ट देता है। अच्छा, पैरोल की जो अवधि है, ये क्या जो सेंटेंस है, प्रिजन सेंटेंस, उसमें माइनस होता है या ऐसा कुछ नहीं है? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इनमें से किसको एज ए राइट क्लेम किया जा सकता है पैरोल और फरलॉ में? सर, इनमें से कोई भी एज ए राइट क्लेम नहीं कर सकता। अच्छा, और मुझे ये बताइए, आजकल कई जगह ये सुनते हैं हम लोग कि बेल एंड नॉट जेल शुड बी द रूल। क्या क्या तात्पर्य है इससे? सर, बेल एंड नॉट जेल शुड बी द रूल।
सर जब हम बात करते हैं कि हम सुधार कैसे लेके आ रहे हैं या रिहैब कैसे कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत ये है कि हमें जिस तरह से अभी मैंने कुछ समय पहले बोला कि हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कुछ सुधार करने की जरूरत है। नहीं, ठीक बात है। मेरा जो सवाल आपसे ये है कि कौन से ऐसे कानून हैं जिसमें कि जेल शुड बी द रूल और बेल की बात ही नहीं आनी चाहिए? क्या ऐसे भी कोई कानून है? सर जब हीनियस क्राइम के कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं तो उसमें बेल के मामले बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि कुछ मतलब अभी इतिहास हमारे हिस्ट्री में रेप केसेस हुए हैं या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी के कुछ ऐसे मामले आते हैं। इन मामलों में मुझे लगता है कि बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ये हीनियस क्राइम है। हो सकता है कि इनसे बहुत जब हमारे समाज को या देश को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे। आप EWS समुदाय से भी आ रहे हैं, तो EWS का जो रिजर्वेशन है, इस पे जो सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में वर्डिक्ट आया है, तो मेजॉरिटी ओपिनियन है, माइनॉरिटी ओपिनियन है, आपका मत किस तरफ है? आप किससे ज़्यादा इत्तेफाक रखते हैं? सर ये निर्णय 3:2 की मेजॉरिटी से आया हुआ था, तो मैं मेजॉरिटी में बिलीव करता हूँ कि जो भी हमारा रिजर्वेशन सिस्टम है वो शैक्षणिक आधार पे या सामाजिक आधार पे नहीं, अब आर्थिक आधार पे भी दिए जाने की जरूरत है। जो इंसान अभी सिर्फ इस आधार पे कि किसी उच्च वर्ग समुदाय से दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको भी अपने इतिहास में एक लंबे समय से ऐसे दौर से गुजरना पड़ा है जिसको अभी विकसित होने का मौका नहीं मिला है। अब उन्हें भी अपने विकास के लिए एक मौका दिया जाना चाहिए। तो अच्छा, इसमें जो SC ST और OBC को इस रिजर्वेशन से बाहर रखा गया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? सर इसको सेपरेट करके देखे जाने की ज़रूरत है। जैसे कि SC कम्युनिटी पे लगभग 15% का रिजर्वेशन है, ST पे 7.5% का रिजर्वेशन है। इनको अलग करके इसलिए भी देखा जाना चाहिए क्योंकि इनका एक सोशली और मतलब शैक्षणिक और सामाजिक आधार पे इनका पैमाना था। जो EWS का है वो आर्थिक आधार पे है। अगर दोनों को क्लब करते हैं तो इनका एक और सेपरेशन शुरू होगा जो कि इन्हीं के अंदर भी समस्याएं क्रिएट करेगा। तो मुझे लगता है कि इस पे अलग ही ज़्यादा बेहतर। ऋषिराज, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। UPTU, फिर GBTU, फिर AKTU, ये तीनों क्या हैं बताइए? सर 2000 तक जो हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी रही है उसका नाम उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी था, UPTU। उसके बाद जब सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री बनती हैं तब उन्होंने 2 पार्ट में इसको बांट दिया। यूपी का एक पूरा सेक्शन जो देख रहा था वो UPTU कहला रहा था। उसके बाद जो गौतम बुद्ध में बना उसको क्या कहा जाने लगा, GBTU। ये काला बाजार है, मतलब ऑनलाइन सेल करने का एक प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन भी होता है सर, ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही होता है, ठीक है। मुझे एक आखिरी बात ये बता दीजिए कि आपका जो ज़िला है कुशीनगर, वहाँ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट है? सर केले के पत्ते से बना हैंडक्राफ्ट की चीज़ें। केले के पत्ते से बनी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ है। ओके, धन्यवाद। ऋषि, जी सर। IMD का नाम तो सुना होगा आपने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो वेदर फोरकास्ट करता है। प्राइवेट सेक्टर में इंडिया में कौन सा एजेंसी है जो वेदर फोरकास्ट करता है? स्काईमेट्स। स्काईमेट है। स्काईमेट का हेडक्वार्टर कहाँ है? सॉरी सर, आपको आइडिया नहीं है। ये बताइए कि फ्लैश ड्रॉट हम सुनते हैं, फ्लैश ड्रॉट क्या होता है? सॉरी सर, आपको नहीं पता है। अंतिम प्रश्न आपसे कि आपकी मूछें क्या बताती हैं? कैदियों के सामने आप जब जाते हैं, आपकी मूछों को देख के कैदी क्या सोचते होंगे? सर मैं मतलब कुछ दिखाने के लिए मैंने मूछें नहीं बना रखी हैं, जो मैं अपने शौक के उस पे था। ये तो नहीं है कैदी घबराते हैं आपकी नहीं मूछों सर, को ऐसा देख कुछ के? नहीं आपकी है, ये तो अथॉरिटी हमारा- है। मैं तो ऐसा, ये तो मेरा बिहेवियर डिपेंड करेगा ना सर कि मैं उनके साथ कैसे मिल रहा हूँ। हाँ, एक फर्स्ट अपीयरेंस में हो सकता है कि वो उनके अंदर एक ऐसा खौफ टाइप का बनता हो, लेकिन ये मेरे बिहेवियर में ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, आपका सर। इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। बैठिए ऋषि। ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू है ना UPSC में? सर 3rd इंटरव्यू है। 3rd इंटरव्यू है। क्या हो रहा है? प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? लास्ट 2 इंटरव्यूज़ में क्या हुआ? सर 152 और 160। इसी की वजह से नहीं आप नहीं आ पाए?
या आपका रिटर्न का भी बहुत जस्ट ऐसे इस बार कैसा गया रिटर्न आपका? ठीक गया सर इस बार तो। रिटर्न अच्छा गया जी। है। आपको 150 160 से अच्छा नंबर आना चाहिए, जी सर, ऐसी लेकिन तो थोड़ा तैयारी कर रहा हूँ। थोड़ा सा ना आपको अपने को ब्रशअप करना पड़ेगा। अब तो आप सरकारी महकमा में हैं, ऑलरेडी प्रोविंशियल सर्विस से कम्पीट करके आप आ चुके हैं, तो यू आर ए पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। अब ये तो मान के चलिएगा आप कि आप पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना, ब्यूरोक्रेट्स से जनता को क्या प्रॉब्लम है उसको समझना, उस पर कोई छोटा छोटा पॉइंट्स आप बना लीजिए, ताकि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको प्रायोरिटाइज करके तो छोटा छोटा आंसर, लंबा चौड़ा आंसर नहीं देना, छोटा छोटा पॉइंट वाइज दे दीजिएगा कि प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स 1 2 3 4 एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पब्लिक ड्यू टू ब्यूरोक्रेट्स इनएफिशिएंसी आर लाइक दिस। ठीक है ना, ये परसेप्शन की बात है। और उसके बाद ऑलवेज पॉजिटिव बोलिए उसके बाद, ठीक है ना। आप चूँकि जेल में आप डिप्टी जेलर रह चुके हैं, तो जेल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, इस पर फिर आपने पॉइंट सारा कहा, लेकिन वो थोड़ा सा ना उसको सबको आप एक तरह से ये संवार नहीं पाए उसको आप, तो उसको प्रायोरिटाइज करके एक ढंग से उसको एक फॉर्मेट देके अच्छा से बोलिएगा ना, तो और अच्छा हो जाएगा आपका। तो जेल में आप हैं, एक जेल में आप क्या करते हैं, क्या परेशानियों को देखा आपने कैदियों का, ये सब पूछा जा सकता है। और आपने क्या किया उनके लिए, कुछ किया या नहीं किया जिससे कि आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिला हो। जेल रिफॉर्म से रिलेटेड है आपको जुडिशियल रिफॉर्म्स, उससे रिलेटेड है पुलिस रिफॉर्म्स। तो सारा ये तीनों जो त्रिकोण आपको है देखना पड़ेगा कि कैसे आपने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की, आपने कहा कि साहब इसको क्विक इसको डिस्पोजल होना चाहिए। समस्याएं क्या है उसको प्रायोरिटाइज कर लीजिए ABC करके, तो आप सब कुछ समझ जाएंगे, सब है आपके पास, सिर्फ प्रायोरिटाइज करना है आपको। तो उम्मीद रखिए कि आपसे 5-10 मिनट कम से कम इस पर ज़रूर जाएगा आपका। जेल रिफॉर्म्स हो, पुलिस रिफॉर्म्स हो या जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, इस पर आपको जाएगा ही जाएगा प्रश्न, ये आप मान के चलिए। ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट आपने लिया है, तो हाँ, तो वो आप देख लीजिए, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं आज के, समझ रहे हैं ना, उसको आप देख लें कि वो अर्बन रूरल का जो इश्यूज़ है आपको, और ख़ास करके आप यूपी के हैं, यूपी की तैयारी पूरी कर लीजिए आप यूपी में। और दूसरा है कि आप सरकार के विरुद्ध किसी तरह का कमेंट आप नहीं देंगे, गलती से भी निकला हुआ कमेंट आप नहीं देंगे, सोच समझ के बोलेंगे। तो आपका जो सरकार, भारत सरकार और यूपी सरकार जो भी कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपको इनोवेशन में, एग्रीकल्चर में, आपका इन्वेस्टमेंट में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ये सारा जो काम हो रहा है आपका, इसको स्कीम्स का नाम हर एक सेक्टर में आप एक दो स्कीम आपको पता होना चाहिए। आपने बातचीत में कुछ बोल दिया कि हमारे यहाँ बन रहा है, एक तो यूपी आपका नहीं, यूपी हमारा नहीं, यूपी सबका है, तो हमारे यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, समझ रहे हैं। यू आर एन इंडियन, तो स्पीक लाइक एन इंडियन। यूपी में ऐसा हो रहा है, यूपी में ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं यूपी के साथ, वो सही है, बट ये बोलना, ये फॉर्मल इंटरव्यू है ना, तो ये बोलने की कोशिश मत कीजिए कि हमारे यहाँ आदमी के मुंह से निकल जाता है, बट ऐसा मत कीजिएगा। दूसरा कि आपने वही बोलते क्रम में आपने कह दिया कि एयरपोर्ट आ रहा है हमारे यहाँ। अब एयरपोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट पर 100 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या मॉडल है एयरपोर्ट का, PPP का कौन सा मॉडल है, इसमें कौन कौन से पार्टीज़ हैं आपके, इसकी भी तैयारी आप थोड़ी कर लीजिए कि क्या मॉडल ये है, इस मॉडल की क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से पार्टीज़ हैं, और इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल क्यों कहा जाता है, इसको ये बताइए। सरकार डायरेक्ट क्यों नहीं कर रही जो इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट करके कर रही है, इससे क्या फ़ायदा होते हैं सरकार को, ये सब आप पढ़ लीजिए। आपके नाम के बारे में कहा गया ऋषिराज, तो आपने मुख्यमंत्री जी का नाम ले आया, आपकी ज़रूरत नहीं थी। अनावश्यक नहीं बोलना है, क्योंकि ये बहुत ही फॉर्मल है, उतना ही बोलिए जितनी की आवश्यकता है आपको। ऋषि राज आप अपने बारे में बोलिए, ऋषि तो मेरा नाम है और राज तो मैं कर नहीं, मैं तो सेवक बन के आया हूँ। तो अगर सेवक को आप राज मानते हैं तो हाँ, ऋषि राज सही है। तो आप जन सेवक हैं ना, तो आपने कहा मैं तो राज कर ही सकता है ऋषि। राज करना मतलब आता है अथॉरिटी, अथॉरिटी की बात मत कीजिए, सर्विस की बात कीजिए, समझ रहे हैं ना। उससे आपका ह्यूमिलिटी पता चलेगा कि बहुत ईमानदार आदमी है और बड़ा बड़ा हम्बल है ये, और सोचता है इस ढंग से, और सिर्फ
आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट हो रहा है, समझ रहे हैं ना, आपके ज्ञान का टेस्ट नहीं हो रहा है। दूसरा, गेस वर्क मत कर कीजिएगा। आपको अगर नहीं पता है, आप ईमानदारी से बता दीजिए कि मुझे नहीं पता है। आप रहने वाले हैं कुशीनगर के, गौतम बुद्ध जी पर आप पूरा कर लीजिए। एक तो टूरिस्ट सर्किट क्या है आपका, वो जान लीजिए आप, खास करके यूपी का टूरिस्ट सर्किट क्या है, कैसे उसको आप प्रमोट करेंगे। इंडिया और भारत में जो भी हो रहा है इसको लेके, तो उसके लिए एक बैलेंस्ड आप व्यू दीजिए अपना। हर चीज़ में बैलेंस्ड व्यू रखिए, न्यूट्रल व्यू रखिए। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा ना, तो 160 से बढ़ के आपको 180 भी 190 भी आ सकता है आपको। बस सिर्फ ध्यान इसका देना है कि आप चूँकि सरकारी नौकर हैं, इसलिए अपेक्षा है कि और भी आप हम्बल रहिए और भी पोलाइट रहिए, ताकि ये ना आए कि इस लड़के को अब नौकरी मिल गई है, ये अपनी अथॉरिटी, क्योंकि यहाँ जो बैठे रहेंगे वो सब इस सब से कब का गुजर चुके हैं, समझ रहे हैं ना। तो ट्राई टू बी वेरी हम्बल एंड अपना जो पॉइंट्स को उसको एकदम फॉर्मुलेट कर लिए, लॉजिकल, क्रिस्प, छोटा छोटा आंसर दीजिए, और मतलब पेरिफेरल डिस्कशन नहीं कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। वो अगर उस पर अगर आप काबू कर लेते हैं, और कभी कभी शब्दों को, जैसे हमारा ऐसे कई शब्द और आए जो एकाएक याद नहीं आ रहा है मुझे, जैसे लगा कि थोड़े से इनफॉर्मल हो रहे हैं आप, तो थोड़ा सा फॉर्मल, हंसा, कभी कभी आपने ज़ोर से हंस दिया, उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम हंस सकते हैं लेकिन आपको हंसना नहीं है, समझ रहे हैं ना। आपको थोड़ा सा स्माइल लाना है, स्माइल बहुत ज़रूरी है। आपको जल जीवन मिशन के बारे में जो पूछा गया, इंडिया मतलब इंडिया के जितने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। आपका इंटरव्यू कब है? 10 फरवरी को, समय कम है आपके पास, थोड़ा इस सबको देख लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू हो सकता है। ये तीसरा प्रयास है आपका, और हमारी उम्मीद है कि अंतिम प्रयास भी होगा और सक्सेसफुल भी आप होंगे, ठीक है ना। बस अच्छा से दीजिए और अपना आत्मबल बढ़ा के रखिए, और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ जाइए, एंगेज कीजिए, यू विल बी डूइंग वेरी वेल, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।